आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना था। सीरीज के सबसे पहले वीडियो में हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के शुरू के 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके थे। आज इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। इसी में बी क्वेश्चन है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना दिया गया है। पहला है कि वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इसका क्या तात्पर्य है, और दूसरा क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर जब हम आवेशों से व्यवहार करते हैं तो क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो चलिए अब ए नंबर के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। प्रश्न था कि वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इसका क्या तात्पर्य है। क्वांटीकृत होने का मतलब क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण। सबसे पहले क्वांटाइजेशन शब्द का अर्थ समझते हैं। क्वांटाइजेशन शब्द, क्वांटाइजेशन बना है क्वांटा से। क्वांटा का अर्थ होता है पैकेट, पैकेट या बंडल। इसका मतलब यह है, क्वांटाइजेशन ये कहता है कि कभी भी किसी भी वस्तु पर आवेश उसमें पैकेट के रूप में आएंगे, बंडल के रूप में आएंगे। अब ये पैकेट के रूप में वस्तु पर आवेश कैसे आएंगे, बंडल के रूप में कैसे आएंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक अलग से एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप यहाँ पर मान लीजिए कि कोई घर है जिसमें 3 सदस्य हैं, घर में 3 सदस्य हैं, ठीक है, और बाहर 2 सदस्य हैं। ये बाहर के सदस्य अंदर जा सकते हैं या अंदर के सदस्य बाहर भी आ सकते हैं। 3 लोग अंदर हैं और 2 लोग बाहर हैं। अब हम यहाँ ये मान लेते हैं कि प्रत्येक सदस्य की आय, इनकम आप मान लीजिए 5,000 या 2,000 रुपए है। प्रत्येक सदस्य की इनकम कितनी है, 2,000 रुपए है। अब ध्यान दीजिए, इसमें से इस घर का इनकम कितना होगा। अभी इसमें 3 लोग हैं तो इस घर का टोटल इनकम कितना हो जाएगा, एक का 2,000, तो 3 लोग हैं तो इस घर की टोटल आय हो जाएगी 6,000 रुपए। अब हमें क्या करना है, अब या तो किसी व्यक्ति को अंदर लेके जाइए या इसमें से किसी व्यक्ति को बाहर लेके आइए। तो होगा क्या, इस घर की आय या तो घटेगी या फिर बढ़ेगी। अब ध्यान दीजिए, अंदर वाले व्यक्ति भी सबकी आय 2,000 रुपए पर व्यक्ति है और यहाँ भी 2,000 रुपए पर व्यक्ति है। अब हम इस घर की आय को घटाना या बढ़ाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चाह रहा है इस घर के आय को कम करना, इनकम को कम करना है, हम इसमें से एक व्यक्ति को बाहर निकाल देंगे तो इस घर का इनकम कितना कम हो जाएगा, बोल देंगे कि माइनस 2,000 रुपया कम हो जाएगा। 2 व्यक्ति को बाहर निकाल देंगे, कितना कम हो जाएगा, 4,000 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम बाहर से किसी एक व्यक्ति को ले जाकर घर में बैठा देंगे तो इनकम कितना हो जाएगा, प्लस 2,000 बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से कुछ था और बाहर कोई आदमी है जो कि 2,000 रुपये इसका इनकम है, वो भी जब अंदर आ जाएगा तो उसका इनकम भी इस घर का इनकम हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसका इनकम 3,000 कम हो जाए, इस घर का इनकम 3,000 कम हो जाए। मान लीजिए कि इस घर में 3 सदस्य हैं तो टोटल इनकम कितना है, 6,000। अब हम चाहते हैं इसका 3,000 इनकम कम हो जाए टोटल घर का। तो कैसे 3,000 कम कर पाएंगे, एक को बाहर निकालेंगे 2,000 कम हो जाएगा और हमको 3,000 करने के लिए 1,000 कम करना पड़ेगा। तो क्या आप आधा आदमी को बाहर निकाल पाएंगे, आधा आदमी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ना तो 3,000 को कम कर सकते हैं और ना ही 3,000 इसकी इनकम बढ़ा सकते हैं। एक आदमी को अंदर ले जाकर बैठाएंगे, 2,000 इसका इनकम बढ़ जाएगा और 1,000 नहीं बढ़ा पाएंगे। जब भी एक आदमी जाएगा तो 2,000 बढ़ेगा, एक आदमी निकलेगा तो 2,000 घटेगा। तो यहाँ रिजल्ट ये मिल रहा है कि इस घर के इनकम को हम अपने मन से घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। कैसे घट बढ़ रहा है, तो वो एक व्यक्ति के आय का n गुना हो रहा है। या तो एक व्यक्ति निकल जाएगा तो 2,000 कम हो जाएगा, 2 निकल जाएंगे 2 लोग तो 4,000 कम हो जाएगा, 3 लोग निकल जाएंगे तो 6,000 कम हो जाएगा। यानी कि इस घर की इनकम अगर कम होगी, घर की आय अगर कम होगी तो एक व्यक्ति के आय का n गुना कम होगा। एक लोग निकलेंगे तो 1 गुना कम हो जाएगा, 2 लोग निकल जाएंगे 2 गुना कम हो जाएगा, 5 लोग निकल जाएंगे 5 गुना कम हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि घर में आय अगर कम करना हो या बढ़ाना हो तो हम अपने मन से मनमानी तरीके से नहीं घटा बढ़ा सकते हैं। वो एक व्यक्ति के आय का n गुना ही
घट पाएगा या बढ़ पाएगा। तो ठीक वैसे ही होता है क्वांटा। ये एग्जाम्पल आपको आदमी पर दिया गया, घर पर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इसके कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। तो होगा क्या, वस्तु को हमें आवेशित करना है। प्रश्न ही यह है कि किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इसका अर्थ क्या है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, अब इस पर हमें आवेश लेके आना है। आवेश कैसे आएगा, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आएगा, या इस पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आएगा। हम मान लेते हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल गया, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अपने ऋणावेश को बाहर निकाल देता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस टेढ़े से नंबर को समझना। तो इस टेढ़े से नंबर को समझ लीजिए आप, x कूलम है, y कूलम है या 2 कूलम है। तो अब होगा क्या, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो x कूलम आवेश इसमें से ऋणात्मक आवेश कम हो जाएगा। तो होगा क्या, ये धनात्मक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पदार्थ धनात्मक होता है, धनावेशित होता है, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पदार्थ ऋणावेशित होता है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो क्या होगा, ये x कूलम इस पर धनावेश आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो क्या होगा, ये 2x कूलम धनावेशित हो जाएगा। अच्छा, इसको x ना मान के कुछ और मानना चाहे, अगर मैं मान लूँ 2 कूलम, अभी समझने के लिए मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 2 कूलम। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस वस्तु पर प्लस 2 कूलम का चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4 कूलम का चार्ज आ जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 5 गुनी 10 कूलम का चार्ज आ जाएगा। अब आप चाहेंगे कि इस पर 5 कूलम का चार्ज आ जाए, इस ऑब्जेक्ट पर कितना आ जाए, 5 कूलम का चार्ज। तो 5 कूलम इस पर चार्ज नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं, हम मान लिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 2 कूलम चार्ज आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4 कूलम, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वर्ग हो जाएगा 6 कूलम। 5 कूलम आवेश तभी आ पाएगा जब 2.5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2.5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, 1.5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, 3.5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, वो पूर्णांक में ही निकलेंगे ना। इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा निकल जाएगा, 1 निकलेगा या 2 निकलेगा। जब 1 निकलेगा तो 2 कूलम, 2 निकलेगा 4 कूलम। बस ये माने हैं, ठीक है, 2 कूलम 4 कूलम एक्चुअल में नहीं होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो आप ये समझिए कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना धनावेश आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो इतना ऋणावेश आ जाएगा। तो हम कुल मिला के जैसे ये था वैसे ही यहाँ समझ लेंगे, जो वस्तु पर आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का n गुना ही आएगा, या तो कम हो जाएगा ऋणावेश आ जाएगा या फिर धनावेश आ जाएगा। जैसे यहाँ पर था, इस घर की टोटल घर की आय अगर कम होगी तो एक सदस्य के आय के n गुना ही कम होगी। 1 लोग निकलेंगे तो 2000 कम, 2 लोग निकलेंगे 4000 कम। वैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धनावेश आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली बोलेंगे कि किसी भी वस्तु, पैकेट का मतलब है, बंडल का मतलब है कि इसका n गुना ही ये आवेशित होगा। किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का n गुना ही होगा, जहाँ n होगा पूर्णांक होगा, जहाँ n पूर्णांक होगा। तो अब जल्दी से फटाफट इसको लिख करके देख लेते हैं कैसे इसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं इसके आंसर को कैसे लिख सकते हैं। प्रश्न ये था कि वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है। इस कथन का तात्पर्य है कि हम वस्तु को जितना चाहें उतना आवेशित नहीं कर सकते, बल्कि वस्तु को आवेश की न्यूनतम इकाई, यहाँ देखिए, यहाँ मेरे को कुछ जानने को मिल रहा है। आवेश की न्यूनतम इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इसको बोलते हैं आवेश की न्यूनतम इकाई। तो बल्कि वस्तु को आवेश की न्यूनतम इकाई के पूर्ण गुणजों में ही दिया जा सकता है। अर्थात ये हो गया आवेशों का क्वांटमीकरण। किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आप इसको उतार लीजिए और हम इसके बी पार्ट को देख लेते हैं। तो आइए अब इसके बी पार्ट के आंसर को देखते हैं। प्रश्न था
कि बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय हम क्वांटाइजेशन की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय हम आवेशों के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। उपेक्षा कर सकते हैं का मतलब इसको इग्नोर कर सकते हैं कि हाँ मतलब वो हो ही गया होगा। अब कैसे कर सकते हैं इसको एक एग्जाम्पल पर समझते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई बड़ा सा आवेश है 64 कूलाम का, ठीक है। आगे समझेंगे कि 64 कूलाम ही क्यों माने हैं, कुछ अलग क्यों नहीं मान लिए हैं। अभी के लिए मान लेते हैं Q बराबर 64 कूलाम। अब अगर हमें पता करना है कि इसमें क्वांटाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने पड़ेंगे। तो n निकाल लेते हैं यहाँ से, चूंकि Q बराबर n इंटू ई, n बराबर हो जाएगा Q बाई ई। Q कितना है हमारा 64 कूलाम, ई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो ये बन जाएगा 640 बटा 16 और 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा, ऊपर 10 के पावर प्लस में 19 कटेगा 4 बार में, तो नंबर आ गया 40 गुणे 10 के पावर 19। इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर निकल के आ गया 40 गुणे 10 के पावर 19। अब क्वांटाइजेशन क्या करता है कि किसी भी आवेश, किसी भी वस्तु का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्णांक में आते हैं। तो क्या आपको ये नंबर पूर्णांक में नहीं दिख रहा है, 40 गुणे 10 के पावर 19 ये पूर्णांक ही है, ठीक है। अब यहाँ ये समझते हैं 64 के जगह पर अगर कुछ दूसरा होता तो क्या होता, हम यहाँ पर कुछ दूसरा नंबर रखते हैं। इससे बस यही होता है, यहाँ रखते या यहाँ रखते हैं, इससे बस यही होता है कि भाग देने पर ये कुछ दशमलव में आ जाता है। यहाँ देखिए 10 के पावर 19 है, अगर ये नंबर दशमलव में भी आ जाता तो ये जो 19 जीरो है पीछे वो उसको कहीं ना कहीं पूर्णांक बना ही देता, ठीक। इसलिए हम मान लेते हैं कि n जो आएगा वो हमेशा पूर्णांक नहीं आएगा, ठीक। चलिए इसको उतार लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जब किसी छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाते हैं। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट करें कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखती है। यानी कि हमें बताना है कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो दोनों पर आवेश आते हैं, यह आवेश संरक्षण के नियम का सामंजस्य रखती है कि नहीं, मतलब आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है कि नहीं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए जब कभी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, संपर्क में लाया जाता है, तो दोनों पर आवेश आ जाते हैं। आवेश क्यों आते हैं, इनमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे पर चले जाते हैं या दूसरे पर से निकल के इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। होता क्या है कि जब भी ट्रेन में मान लीजिए भीड़ होती है, दो डब्बे हैं और दोनों, एक डब्बा खाली है, कम भीड़ है, और दूसरे में बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो लोग कहाँ जाएंगे, जिसमें अधिक है उसमें से निकल के कम वाले में जाएंगे। तो वैसे ही होता है कि जब हम घर्षण कराते हैं तो उनमें उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा के कारण इनकी गतिज ऊर्जाएं, जो अंदर इलेक्ट्रॉन होती है उनकी गतिज ऊर्जाएं ज्यादा हो जाती हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो जिसमें भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से निकल के कम वाले इलेक्ट्रॉन में वो चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गए। अभी के लिए हम मान लेते हैं इसमें 12 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें से मैं मान लेता हूं कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर चले गए। तो निकलने के बाद इस पर होगा क्या, इस पर हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पर अब इलेक्ट्रॉन आए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इस पर ऋणावेश आएगा, तो इसका ऋणावेश बढ़ जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। तो पहले 12 थे, अब कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस पर क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, धनात्मक आवेश। अब देखते हैं कि इसमें आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है कि नहीं। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या करता है, घर्षण से पहले कितने आवेश थे और घर्षण के बाद, या कोई भी घटना से पहले कितने आवेश थे और घटना के बाद कितने आवेश हैं। अगर दोनों स्थितियों में, घटना से पहले और घटना के बाद दोनों स्थितियों में आवेशों की संख्या बराबर होती है, तो हम मान लेते हैं कि संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं घर्षण से पहले, घर्षण से पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे पूरे निकाय पर। तो इस पर 10 था और इस पर 12 इलेक्ट्रॉन था। 10 इलेक्ट्रॉन और 12 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन।
टोटल 22 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ देख लेते हैं घर्षण के बाद हम अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो यहाँ 13 है और यहाँ 9 है, तो फिर वही आ गया 22 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ठीक है, इसी का इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ चला गया है, ना तो उत्पन्न हुआ है और ना ही नष्ट हुआ है। इलेक्ट्रॉन कहीं बढ़ा भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन घटा भी नहीं है। बस यही है आवेश संरक्षण का नियम कि आवेश न तो उत्पन्न हो सकते हैं और ना ही नष्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर में हम लोग लिख देंगे कि हाँ, जब हम घर्षण से आवेशन की क्रिया कराते हैं या वस्तुओं को घर्षण से आवेशन कराते हैं तो यह घटना पूर्ण रूप से आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है। चलिए इसको लिख लेते हैं। इसका उत्तर कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि घर्षण से पूर्व दोनों वस्तुएं उदासीन होती हैं। क्यों बोला गया है कि दोनों वस्तुएं उदासीन होती हैं, फिर से समझ लेते हैं। ये हो गई कोई दो वस्तु, यहाँ पर हम माने थे 12 इलेक्ट्रॉन, जब 12 इलेक्ट्रॉन हुए तो 12 प्रोटॉन भी होंगे, तो ये वस्तु उदासीन हो गई। जितना ऋणावेश है उतना धनावेश है, तो ये वस्तु क्या हो गई, उदासीन हो गई। ऐसे यहाँ पर माने थे कि मान लीजिए कि 8 इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन भी होंगे, तो ये भी क्या हो गई, उदासीन हो गई। तो हम ये देख रहे हैं घर्षण से पहले दोनों वस्तुएं क्या है, उदासीन है, अर्थात उनका कुल आवेश शून्य होता है। दोनों के आवेश को जोड़ेंगे, ये भी उदासीन है और ये भी उदासीन है, तो उनका कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तथा इस प्रकार की घटनाओं में सदैव यह पाया जाता है कि घर्षण के कारण एक वस्तु जितना धनावेशित होती है दूसरी वस्तु उतना ही ऋणावेशित होती है। अब इस लाइन का अर्थ समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पर लिख दीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के उसमें चले गए हैं। तो होगा क्या कि इन इलेक्ट्रॉन के कारण जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो अगर मान लें कि कुछ इलेक्ट्रॉन आने से ये 5 कूलम चार्ज होती है, जब ये इलेक्ट्रॉन आया है तो ये -5 कूलम आवेशित हो जाएगी, और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन गया है तो इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +5 कूलम आवेशित हो जाएगी। तो जितना एक वस्तु ऋणावेशित होती है उतना ही दूसरी वस्तु एक वस्तु जितना धनावेशित होती है दूसरी वस्तु उतना ही ऋणावेशित हो जाती है। तब घर्षण के बाद भी वस्तुओं का नेट आवेश क्या होता है, शून्य ही होता है। फिर -5 कूलम और 5 कूलम का अगर नेट निकालेंगे कुल आवेश, दोनों बॉडी का कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। अतः घर्षण द्वारा आवेशन की घटनाएं पूर्ण रूप से आवेश संरक्षण के नियम का से सामंजस्य रखती है। आवेश संरक्षण के नियम से सामंजस्य रखने का मतलब यह है कि ऐसी घटनाएं घर्षण द्वारा आवेशन की घटना आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो आप इसे उतार सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम और QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर वाले भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। सबसे पहले इसके डायग्राम को समझेंगे। ध्यान दीजिए, यहां मान लेते हैं कोई एक वर्ग है, शीर्ष A, B, C और D, ठीक है, एक वर्ग मान लीजिए A, B, C और D। इसका विकर्ण चाहिए हमें, ये हो गया विकर्ण AC और ये हो गया विकर्ण BD। केंद्र ये हो गया, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, केंद्र को O मान लीजिए, तो 1 माइक्रोकूलम का आवेश है। यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम का आवेश, यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम, फिर ये 2 माइक्रोकूलम और ये -5 माइक्रोकूलम। अब देखिए हम इसके विकर्ण के बारे में सोचते हैं। विकर्ण AC है और विकर्ण BD है। आप पढ़े होंगे कि किसी भी वर्ग का विकर्ण सबसे पहले तो आपस में बराबर होते हैं, AC बराबर BD होगा, और ये एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। जब ये बिंदु O पर काटेंगे तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर होगा, फिर ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर होगा। दोनों बराबर हैं और दोनों के टुकड़े भी बराबर हैं, तो चारों को हम मान सकते हैं कि बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर। फिर ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। सभी टुकड़े हो गए 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि इस बिंदु O पर जो 1 माइक्रोकूलम का आवेश है उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है।
हम करेंगे क्या, इस आवेश पर चार आवेशों से बल लग रहे हैं, इसके कारण भी यहाँ कुछ बल लगेगा, इसके कारण भी यहाँ कुछ बल लगेगा, इसके कारण भी बल लगेगा और इसके कारण भी बल लगेगा। तो इस पर लगने वाला हमें नेट बल निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि एक एक के द्वारा लगने वाला बल सबसे पहले निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ जाए या किसी कंपटीशन में आ जाए तो क्या करेंगे, बिना सॉल्व किए भी इसके डायग्राम को बना करके और समझ करके इसके आंसर को दिया जा सकता है। कैसे देख लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, 1 माइक्रोकूलम का धनावेश और ये है 5 माइक्रोकूलम का ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो जो डी के कारण लगने वाला बल होगा वो इधर होगा, एफ बी इस दिशा में जाएगा, बी इस पर इधर बल लगाएगा, -5 और 1 है। लेकिन ठीक वैसा ही यहाँ पर -5 और 1 है, तो इनके बीच में क्या रहेगा, आकर्षण, और परिमाण तो बराबर है, ये भी -5 ये भी 1 और ये भी -5 ये भी 1। तो ये क्या करेगा, इस पर भी आकर्षण बल रहेगा ना, तो डी के कारण बल भी इधर लग जाएगा, एफ डी। अब समझिए ध्यान से, सपोज करिए इस मार्कर को कोई 2 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है और 2 न्यूटन के बल से ही इधर खींच रहा है, तो मार्कर कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इस पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा, 0। तो एफ बी और एफ डी हम यहाँ पर अभी लिख सकते हैं कि एफ बी प्लस एफ डी अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। मान लेते हैं कि -5 माइक्रोकूलम का आवेश इस पर इस दिशा में 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो ये भी तो -5 कूलम का आवेश है और ये धनावेश है, तो इधर लगाएगा और उतना परिमाण का ही बल लगाएगा। तो 5 न्यूटन ऊपर बल लग रहा है, 5 न्यूटन इधर बल लग रहा है, तो इसका लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा, 0। ये मार्कर कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा, ठीक है। सेम वैसे यहाँ समझ सकते हैं, ये है 2 माइक्रोकूलम का धनावेश और ये है 1 माइक्रोकूलम का धनावेश। तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो जो सी होगा वो उधर बल लगाएगा, इसको धक्का देगा। तो यहाँ लिख देते हैं एफ सी, सी के कारण लगने वाले बल की दिशा इस पर क्या हो जाएगी, उधर हो जाएगी। अच्छा कुछ परिमाण कितना होगा, तो 2 है और ये 1 है, तो यहाँ भी 2 है और 1 है, परिमाण में तो बराबर ही होंगे। लेकिन अब ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसको इधर धक्का देगा, तो 1 के कारण लगने वाला जो बल होगा उसकी दिशा ये हो जाएगी। देख लीजिए, ये इसको उधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है। इस मार्कर को कोई उधर धक्का दे और कोई इधर धक्का दे और बराबर परिमाण में बल लगाए, तो मार्कर कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मान लीजिए 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, फिर 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो मार्कर पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा, 0। तो इनके कारण भी लगने वाला नेट बल 0, फिर इनके कारण भी लगने वाला नेट बल 0। तो हम अभी से कह सकते हैं कि इस पर लगने वाला नेट बल कितना है, 0 है। लेकिन हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेंगे दिया है, जो भी डाटा दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम और क्यू डी बराबर 1 माइक्रोकूलम, सॉरी -5 माइक्रोकूलम है, क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम। अब हम मान लेते हैं कि जो सेंटर पर आवेश है 1 माइक्रोकूलम का वो क्यू नॉट है, क्यू नॉट बराबर 1 माइक्रोकूलम। इसी पर लगने वाले नेट बल की हमें चर्चा करनी है। अच्छा सबके बीच की दूरी कुछ है, ये कोई आवेश है ये कोई आवेश है और कुछ दूरी परिचित है, तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना कैसे करेंगे, जब कोई 2 आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर होते हैं तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना कैसे कर सकते हैं, कूलॉम के नियम से। क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन r²। तो हम यहाँ पर वही नियम लगा देंगे, यहाँ लिख लेंगे कि एफ ए की चर्चा कर रहे हैं, एफ ए के कारण उस आवेश पर लगने वाला बल, तो लिखेंगे के Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम में ही रहने देते हैं, 2 माइक्रोकूलम। Q2 कितना होगा, इस पर ये 1 माइक्रोकूलम है तो 1 से गुणा करने में कोई फायदा है नहीं, इसको अभी से छोड़ देते हैं। याद रखिएगा यहाँ से 1 हटा दिए हैं, Q1 Q2 होना चाहिए, तो Q1 हो गया 2 माइक्रोकूलम, Q2 है 1 माइक्रोकूलम, को उस 1 माइक्रोकूलम को हटा दिए हैं। r², बीच की दूरी कितनी है, x, तो यहाँ लिख देंगे x²। एफ ए बराबर आ गया के 2 माइक्रोकूलम बटा में x²। एफ बी निकाल लेते हैं, या एक काम करते हैं, एफ ए आ गया, अब एफ सी निकाल लेते हैं। सी के कारण लगने वाले बल की चर्चा करते हैं, तो लिखेंगे के Q1
Q1 इसको मान लीजिए, तो 2 माइक्रोकुलम ये भी है, 2 माइक्रोकुलम। Q2 फिर से वही 1 माइक्रोकुलम, जो 1 से गुणा नहीं करेंगे, बटा में बीच की दूरी x²। तो ये आ गया, सेम आ गया। Fa और Fc देखिए दोनों क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। लेकिन हम लोग लिखेंगे कि यहाँ Fa प्लस Fc बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, लिखेंगे बराबर, परंतु दिशा में विपरीत। बराबर तो है परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है, इसलिए इनका योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक की दिशा इधर है तो दूसरी की दिशा इधर है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ऐसे ही हम लोग लिख देंगे, एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी बराबर क्या आ जाएगा, के Q1 कितना है, -5 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम बटा में, और Q2 होगा तो फिर वो 1 नहीं लिखेंगे। बीच की दूरी क्या है, x, तो हो जाएगा x², तो बन रहा है -5 के माइक्रोकुलम बटा में x²। ये आ गया एफ बी। ऐसे ही डी के कारण लगने वाला बल निकाल लेते हैं, एफ डी के Q1 कितना है, -5 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम। Q2 1 है, नहीं लिखेंगे, x² को यहाँ लिख दीजिए x²। ये भी निकल के आ गया -5 के माइक्रोकुलम बटा में x²। क्या ये भी परिमाण में बराबर आ गया, इतना कुलम, इतना न्यूटन बल, और ये भी इतना न्यूटन बल। फिर यहाँ हम लिखेंगे, परिमाण में तो बराबर है, लेकिन एफ की दिशा किधर है, एफ डी की दिशा ऊपर है और एफ डी की दिशा नीचे है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ एफ बी प्लस एफ डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों ये ऐसे हो रहा है, लिखेंगे परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत। परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में विपरीत है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर लगने वाले नेट बल की गणना कर देनी है। अब इतना तब तक उतार दीजिए। अब लिख लेंगे लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल यानी नेट बल। नेट बल कैसे निकलेगा, जितने भी बल लग रहे हैं उनको जोड़ दीजिए। कौन सा बल है, एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी। यहाँ लिखेंगे एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। इनको अरेंज करेंगे तो एफ ए को यहाँ रख के सी को इसके पास लेकर जाइए, एफ सी, फिर एफ बी प्लस एफ डी। तो एफ बराबर निकल के आ जाएगा, एफ बराबर निकल के आ जाएगा एफ ए प्लस एफ सी, अभी हम सीधे करके आए हैं 0, प्लस एफ बी प्लस एफ डी करके आए हैं 0। तो कुल बल क्या हो जाएगा, 0। लिख देंगे कि अतः नेट बल बराबर कितना है, नेट बल है 0 न्यूटन। इस केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलम आवेश पर लगने वाला नेट बल कितना है, 0 न्यूटन है। चलिए आप इसको जल्दी से उतार लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूटती। क्यों, बताना है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अचानक क्यों नहीं टूट सकती हैं। और इसमें बी पार्ट है, स्पष्ट करें कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह वक्र होती हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। यदि ये किसी बिंदु पर टूट जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा ही नहीं होगी, जो कि क्या है, असंभव है। अतः ये रेखाएं सतत वक्र होती हैं। समझ लेते हैं, मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है जो कि इधर जा रही है, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ पर इस रेखा के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखना होगा, सपोज करिए यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखना है, तो हम ऐसे स्पर्शी खींच देंगे। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखना है तो ऐसे स्पर्शी खींचेंगे, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। लेकिन अगर ये कहीं पर टूट जाए, मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे टूट गई है, अब हमें पता करना है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो हम यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा ही नहीं पाएंगे,
जो कि क्या होगा, असंभव होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो उसकी रेखाएं कहाँ तक चलेंगी, सीधी मतलब सतत वक्र बना के ही चलेंगी, क्योंकि हर बिंदु पर कोई ना कोई दिशा तो होना ही चाहिए, और दिशा हमको तभी मिलेगा जब वहां पर रेखा रहेगा, ताकि हम यहाँ पर बिंदु देख के स्पर्श से खींच सकें। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से उतार लीजिए और देखते हैं इसके बी पार्ट को। आइए अब इसके बी पार्ट को देखते हैं। प्रश्न था कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती हैं। देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, मान लीजिए कि एक ही आवेश के कारण ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है और उसी आवेश के कारण ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, और कर्व बना सकते हैं तो और कर्व बना दीजिए। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, कहीं पर काट दी है, इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी है, तो खींची गई स्पर्शी। अब हम यहाँ पर इस बिंदु पर हम स्पर्शी खींचना चाहते हैं, तो इस रेखा के लिए इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखना है, तो यह स्पर्शी खींचेंगे, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। फिर इस रेखा के लिए हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र देखना है, तो यहाँ पर स्पर्शी खींचेंगे, इधर हो जाएगा। अब एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती हैं। अब इसका अर्थ समझिए, मान लीजिए ये किसी प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र है, और हम यहाँ पर प्लस क्यू ही लेके आ जाते हैं, कोई परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश लेके आ जाते हैं। अब ये क्या होगा, ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण बल के कारण ये आवेश किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, किसी एक दिशा में ही जा सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, क्योंकि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी और एक ही बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है, अतः ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। आप इसे जल्दी से उतार लीजिए और हम बढ़ेंगे अब अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ए नंबर है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। बी है, यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, केंद्र पर रखा जाए, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए कि बिंदु ए है और इससे कुछ दूरी पर बिंदु बी है, यह है QA और यहाँ पर है QB। यहाँ पर लिखेंगे दिया है QA बराबर कितना है, 3 माइक्रोकूलम, QB बराबर कितना है, -3 माइक्रोकूलम। यह है 3 माइक्रोकूलम और ये है -3 माइक्रोकूलम। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो हम इसके बीच की दूरी को x या l या r नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 2l। अब आप समझिए कि क्यों मानेंगे 2l, यहाँ ध्यान दीजिए। ये आवेश है +3 माइक्रोकूलम का और ये आवेश है -3 माइक्रोकूलम का। जब परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत या प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस निकाय को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल की लंबाई को क्या मान लेते हैं, 12। तो 12 बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कोई बिंदु O स्थित है और इस बिंदु O पर पहला सवाल है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कोई एक आवेश रख दिया जाता है, मान लीजिए Q0 रख दिया जाता है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का, तो इस आवेश पर लगने वाले बल की गणना करनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए को। ए में हमें क्या करना है, इस बिंदु पर E का मान निकालना है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ समझिए, ये कोई क्या था, धनात्मक आवेश था और ये ऋणात्मक आवेश। तो इस बिंदु पर दो आवेशों के कारण E बनेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये प्लस कूलम है ना, मतलब प्लस चार्ज है, तो इसके कारण प्लस से E इधर जाएगा, E के कारण जो E होगा वो उसकी दिशा इधर हो जाएगी। और ये माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज में E आता है अंदर की तरफ, तो EB भी इधर ही हो जाएगी। EB, यहाँ पर दो आवेशों के कारण EA और EB उत्पन्न हो रहा है, यानी टोटल जो E होगा, यहाँ लिखेंगे कि E बराबर EA प्लस EB,
और जोड़ दिए हैं क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा सेम है। प्लस से ई बाहर जाता है और माइनस से ई अंदर आता है, तो दोनों की दिशा एक ही हो गई। तो टोटल जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ए के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र प्लस बी के कारण विद्युत क्षेत्र के योग के बराबर होगा। अब हम इनके मानों को रख देंगे, तो ई बराबर ई ए के कारण, तो यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे कि ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो रखिए ये हो जाएगा के क्यू, ई के कारण ए तो क्यू ए लगा देंगे, क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। तो बीच की दूरी कितनी है? एल हो जाएगी, टोटल है 2l, तो बीच की दूरी एल, एल का स्क्वायर प्लस ई बी लिखेंगे के क्यू बी अपॉन एल स्क्वायर। ध्यान देंगे अब क्यू बी में -3 माइक्रोकूलम नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस के कारण हम ये दिशा दिखा चुके हैं, तो कैलकुलेशन करते टाइम पर 3 माइक्रोकूलम ही रखा जाएगा। तो ई बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9, क्यू ए का मान है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 गुणे 10 के पावर -6। एल का मान है टोटल है 20 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में लिखेंगे तो बन जाएगा -2, और इसका लगा देंगे स्क्वायर प्लस, ये भी सेम ही होगा, तो 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 3 गुणे 10 के पावर -6 बटा में 10 गुणे 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो क्या आएगा? 27 गुणे 10 के पावर 5 प्लस ये भी सेम है, तो 27 गुणे 10 के पावर 5। यहाँ इसको जोड़ देंगे, 27 और 27 54, 54 गुणे 10 के पावर 5। यहाँ से ई बराबर आ जाएगा 5.4 गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ई का मान कितना आ गया? 5.4 गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ हमें ये करना है बी में कि इसके केंद्र पर, इस बिंदु पर 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का कोई चार्ज लगा देना है, जो कि ऋणात्मक चार्ज दिया था ना, ऋणात्मक आवेश था। जब यहाँ पर कोई ऋणात्मक आवेश रखेंगे इतने परिमाण का, तो उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर हम वो कर लेंगे। आइए अब इसके बी पार्ट को समझ लेते हैं। फिर से एक बार डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर कोई क्यू ए था, यहाँ पर कोई दूसरा आवेश क्यू बी था, और इस बिंदु पर अब -1.5 × 10⁻⁹ कूलम का कोई आवेश रखा गया है, और इस आवेश पर लगने वाले बल की गणना करनी है। अच्छा, हम पहले ही यहाँ पर ई का मान निकाल चुके हैं। ई का मान निकल के आया था पिछले सवाल में 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। अब ये ई का मान यहाँ इस पर लगने वाले एफ की मान ज्ञात करने में सहायता करेगा। कैसे देख लेते हैं। चूंकि ई बराबर होता है एफ बटा क्यू नॉट, तो यहाँ से एफ बराबर क्या आ जाएगा? एफ बराबर आ जाएगा ई इंटू क्यू नॉट। यहाँ एफ का मान निकाल लीजिए। ई का मान रख देते हैं 5.4 × 10⁻⁶। क्यू नॉट आया है -1.5 × 10⁻⁹। तो एफ का मान आ जाएगा -8.81 × 10⁻³ न्यूटन। इस बिंदु पर या इस आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा? -8.1 × 10⁻³ न्यूटन। चलिए आप इसे जल्दी से उत्तर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 × 10 के पावर -7 कूलम तथा QB बराबर -2.5 × 10 के पावर -7 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं A 0 -15 सेंटीमीटर तथा B 0 +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव क्या है? चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। दिया है QA बराबर 2.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलम तथा QB बराबर -2.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलम। अब इनके बीच की दूरी नहीं दी गई है, लेकिन दोनों की स्थितियां दी गई हैं। ए स्थित है ए बिंदु पर 0 -15 सेंटीमीटर पर तथा QB आवेश स्थित है 0 +15 सेंटीमीटर पर। तो हम इन निर्देशांकों की सहायता से कार्तीय तल पर
इन बिंदुओं को दिखाएंगे, उसके बाद इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। चलिए बना लेते हैं। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, नॉर्मली हम मान लेते हैं कि ये y अक्ष है और इसको मान लेते हैं कि ये x अक्ष है। इधर जो बन के आता है इसको क्या बोल देते हैं, x डैश बोल देते हैं। लेकिन अब इससे क्या होगा कि z अक्ष आपको मानना पड़ेगा इधर बाहर और एक अंदर मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर -15 और +15 z पर ही दिखाना है, तो हम इसको दिखा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये z है, ये z है और ये क्या है, z डैश है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा x अक्ष और अंदर की तरफ x डैश अक्ष, जिससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब देख लेते हैं a कहाँ है, 0 0 15, x पर 0, y पर 0, z पर -15। चलिए तो z पर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु a है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इधर है तो माइनस रहेगा, लेकिन दूरी तो 15 ही दिखाएंगे, 15 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर 0 0, z पर प्लस की तरफ 15, तो ना ऊपर ना x की तरफ, हमें z पर चलना है कहाँ, 15। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु b है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर QA है, यहाँ पर QB है। ध्यान दीजिए ये भी 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ये भी 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, लेकिन प्रकृति में विपरीत है, माइनस है। तो हम ये फिर समझ सकते हैं कि कोई दो आवेश परिमाण में समान है लेकिन प्रकृति में विपरीत है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, 12। ये बन जाएंगे डाइपोल। और 12 की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 15 और 15 30 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ 12 बराबर 30 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है कि इस निकाय पर स्थित कुल आवेश हमें बताना है। अब देख लेते हैं, ए नंबर बोला है इसमें कि कुल आवेश, निकाय पर स्थित कुल आवेश बताइए। लिखेंगे कुल आवेश Q बराबर, जितने भी आवेश हैं उनको जोड़ेंगे, QA है और QB है, लिख लेंगे QA प्लस QB। तो यहाँ पर Q का मान 0 आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो निकाय में कुल आवेश कितना है, 0 है। अब बी पार्ट में पूछा है द्विध्रुव आघूर्ण, लिख लेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12, बस इनके मानों को रख देना है। P बराबर Q का मान कितना है, 2.5 × 10⁻⁷ और 12 कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज करेंगे तो बन जाएगा 0.3 मीटर। यहाँ लिख देंगे 0.3 मीटर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। अब इसे जल्दी से उतार लीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित करें। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। ये इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ दिया है कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है E, जिसका मान है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और कोई द्विध्रुव है यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। मान लीजिए द्विध्रुव ए भी है जो कि थीटा बराबर 30 अंश पर, 30 अंश के कोण पर रखा गया है, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ P दिया गया है 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। तो इसका बल आघूर्ण हमें निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस सूत्र पर मान रख देना है। लिख देंगे कि बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। बस मान रखेंगे टाउ बराबर P का मान है 4 × 10⁻⁹, E का मान है 5 × 10⁴ और साइन 30 अंश, लिख देंगे साइन 30 अंश। टाउ बराबर 4 × 5 20, 20 × 10⁻⁹ प्लस 4 कितना हो जाएगा, -5 गुणे साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। ये कट जाएगा 10 बार में, तो टाउ बराबर आ गया 10 × 10⁻⁵। यहाँ से टाउ बराबर हमको मिलेगा 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। टाउ का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। चलिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए।
तो आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाता है। थोड़ा स्लो वे में वीडियोस आ रही हैं, बट आप टेंशन मत लीजिए। हम 12th फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जल्दी इसके अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ाई में व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।